नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। बीजेपी हाईकमान की पूरी कोशिश है कि 2023 में बीजेपी को प्रदेश की सत्ता में वापस लाना है। लिहाजा मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति देखी जा रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छत्तीसगढ़ का दौरा किया। कांग्रेस और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इसी के साथ ही अमित शाह भी छत्तीसगढ़ का लगातार दौरा कर रहे हैं। एक बार वो आ चुके हैं और 14 तारीख को फिर से आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी डेरा डाले हुए हैं। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए तमाम सारे कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। उनके साथ बैठक की जा रही है, उनमें जोश भरने का काम किया जा रहा है। साथ ही पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। बीजेपी हाईकमान ने हाल ही में फेरबदल किया है। डॉक्टर ओम माथुर को छत्तीसगढ़ बीजेपी का चुनाव प्रभारी फिर से बना दिया गया है। पहले से वो प्रभारी थे। मनसुख मंडाविया को सह प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही दुर्ग सांसद विजय बघेल को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं प्रदेश स्तरीय आरोप पत्र समिति भी बनाई गई है, जिसके संयोजक अजय चंद्राकर होंगे। बीजेपी की कोशिश है कि समाज के हर वर्ग को चुनाव से पहले साधना है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की चुनावी तैयारी क्या है और पार्टी की क्या रणनीति है, इसको लेकर एक खास चेहरा है छत्तीसगढ़ की राजनीति का, छत्तीसगढ़ की बीजेपी पार्टी का, और वो है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी। अरुण साव लगातार प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को टक्कर दी जाए और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाई जाए। और उनकी इस मेहनत में प्रदेश प्रभारी साथ हैं, अमित शाह भी आ चुके हैं। कुल मिलाकर अब 1 से 11 बन के तमाम सारी चीजें देखी जा रही हैं। अरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी अरुण जी, लग रहा है कि अब आपने फर्स्ट गियर डाल दिया है और जिस तरीके से अब बीजेपी रणनीति बना रही है, सरकार को घेरने का काम कर रही है, यहां से केंद्रीय नेतृत्व भी आपके साथ खड़ा हुआ है और अब 12 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार भी होने जा रहा है, संकेत साफ आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि चुनाव के ठीक 3 महीने, 3.5 महीने पहले बीजेपी किस तरह की रणनीति बना रही है, किस तरीके से सरकार को घेरने का काम कर रही है और कैसे वो अपने आप को कांग्रेस की सरकार से, संगठन से आगे ले जाके खड़ा करेगी जनता के सामने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जनता के बीच रहकर काम करती है। कोरोना के पीरियड में जब बाकी के राजनीतिक दल लॉकडाउन के हालात में थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा के काम में लगे हुए थे और लगातार हम सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में राज्य की कांग्रेस की सरकार ने वादा खिलाफी किया है, छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगने का काम किया है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, आज छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया है। आज राज्य के अधिकारी कर्मचारी हर तरफ आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि सबको इस सरकार ने ठगने और धोखा देने का काम किया है। आज छत्तीसगढ़ का विकास के पूरे काम ठप है, न गांव में कोई विकास के काम हो रहे हैं, न शहरों में काम हो रहा है, केवल लूटने और ठगने का काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे गौठान में घोटाले का मामला हो, चाहे शराब घोटाले का मामला हो, चाहे कोयला घोटाले का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले का मामला हो। हर मुद्दे को लेकर हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। और आज जिस प्रकार से लगातार हमारे केंद्रीय नेता भी हमारे साथ में हैं, अभी लगातार पिछले 20 दिनों में
देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका आगमन हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और आज छत्तीसगढ़ की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। राज्य की अन्यायी अत्याचारी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का तय कर लिया है और नवंबर में जब चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ की जनता प्रतीक्षा कर रही है कि कब चुनाव आए और इस सरकार के खिलाफ मतदान करके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। जी अरुण जी, चूंकि आपने बात की घोटालों की, सरकार के काम घोटालों का जिक्र किया, और आपको याद होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे थे, उस समय कांग्रेस के कुछ नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि लगातार बीजेपी के नेता, चाहे वो प्रदेश के हों या केंद्र के हों, भ्रष्टाचार का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन जो 15 साल की बीजेपी सरकार रही, उनके भ्रष्टाचारों का जवाब कौन देगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 34 घोटालों का जिक्र किया। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने 36,000 करोड़ नान घोटाले का जिक्र किया, पनामा पेपर घोटाले का जिक्र किया, मोबा धान घोटाले का जिक्र किया, कुनकुरी घोटाले का जिक्र किया, अकपुड़वा कांड घोटाले का जिक्र किया, गर्भाशय कांड घोटाले का जिक्र किया, नसबंदी कांड का जिक्र किया, एसकेएस घोटाले का जिक्र किया, शिवरतन शर्मा के जो भतीजे उनका परिवहन घोटाले का जिक्र किया, अवैध पेड़ कटाई का जिक्र किया, पोरापाई का जिक्र किया। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। उन्होंने आबकारी घोटाले का भी जिक्र किया, 4,400 आबकारी घोटाले का भी जिक्र किया, क्योंकि आप भी आबकारी घोटाले का जिक्र कर रहे हैं। इसके साथ साथ 1667 करोड़ गौशाला के नाम पर चारा, दवाई और निर्माण का घोटाले का जिक्र किया, परिवहन चेक घोटाला, मोबाइल खरीदी घोटाला, वारदाना घोटाला, मतलब 34 जो रतनजोत घोटाला, 34 आरोप आपके ऊपर लगाए। इस पर क्या कहें जवाब? देखिए, आज जब कांग्रेस पार्टी घोटालों में फंस गई है, अधिकारी और जुड़े हुए लोग जेल में हैं, ईडी की कार्रवाइयां हुई और किसी भी आरोपी की अब तक जमानत नहीं हुई है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से जेल में है और अपने भ्रष्टाचार के आरोप का जवाब देने के बजाय ये प्रत्यारोप कर रहे हैं। 4.5 साल तक कुछ नहीं किया, 4.5 साल तक कुछ नहीं कहा। अब जब सिर से पांव तक घोटाले में फंस गए हैं और जेल में हैं, तब जाकर के ये आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप मेयर आरोप है, केवल आरोप है। और जो हम आरोप लगा रहे हैं, इस पे ईडी ने केस दर्ज किया है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, उनकी संपत्ति जब्त हुई है, कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिला है। और हमने जो आरोप लगाया है, छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति को पता था कि कोयले में 25 रुपए प्रति टन दलाली ली जा रही है। छत्तीसगढ़ के आम लोगों को पता था कि छत्तीसगढ़ के शराब दुकानों में 2 काउंटर चलता है। एक काउंटर का पैसा कांग्रेस के खजाने में जाता है, एक काउंटर का पैसा राज्य के खजाने में जाता है। हिंदुस्तान की यह पहली सरकार है जो सरकार के खजाने पर ही डाका डालने का काम कर रही है। और छत्तीसगढ़ में नीचे से लेकर ऊपर तक केवल एक ही काम हो रहा है, घोटाला, घोटाला और घोटाला। और जहां कांग्रेस होगी वहां घोटाला तो होना ही है। और छत्तीसगढ़ तो आज घोटालों का गढ़ बन गया है कांग्रेस की सरकार होने के कारण। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये केवल आरोप है। 4.5 साल तक कभी नहीं कहा उन्होंने, कुछ किया नहीं। और आज जब ये पूरी तरह से घोटालों में फंस गए हैं, चारों तरफ से मुकदमे दर्ज हुए हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, और तब जाकर के ये आरोप लगा रहे हैं, ये केवल राजनीतिक आरोप है। अब अरुण साहब, यहां पर एक चीज निकल कर आती है, क्योंकि ये अकेली छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार नहीं, बल्कि हम कर्नाटक का जिक्र कर लें, इसके पहले जब आपकी सरकार थी, क्योंकि कांग्रेस में अब सरकार आ गई है, उसके पहले भी जब बीजेपी सरकार के पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब भी इस तरह के आरोप लगते रहे। पश्चिम बंगाल की सरकार है, इसके अलावा झारखंड की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार हमने देखी जब महाअघाड़ी की सरकार थी। ये सभी विपक्षी पार्टियों की सरकारें, जहां आपकी सरकार नहीं है, वो ये कहती हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, वहां पर केंद्रीय एजेंसियां बहुत एक्टिव हैं, वहां पर इनकम टैक्स और ईडी बहुत एक्टिव हैं और ये जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई करती हैं। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार है,
वहां पर भी भ्रष्टाचार है, वहां पर ये केंद्रीय एजेंसियां नहीं जाती हैं, क्योंकि ये केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? ये आरोप निराधार है, बेबुनियाद है। मनोज जी, जैसे मैंने आपको कहा कि छत्तीसगढ़ के आम लोगों को पता था कि 25 रुपए प्रति टन कोयले में दलाली वसूली जा रही है। आपने ऑनलाइन सिस्टम को मैनुअल बना दिया और 25 रुपए प्रति टन की वसूली हो रही थी। ये छत्तीसगढ़ की आम चर्चा का विषय था। शराब का मामला भी वही था, शराब घोटाले का, कि शराब दुकानों में 2 काउंटर चलते हैं और ईडी ने इसी को पकड़ा है। जब आम लोगों को पता है कि 2 काउंटर चल रहा है, नकली शराब बिक रही है, नकली होलोग्राम लगाकर, नकली बाटल लगाकर, तो जब आम लोगों को पता था कि शराब का घोटाला हो रहा है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कोयले में 25 रुपए टन अवैध वसूली हो रही है, तो ईडी को तो पता चलना ही था। और जब ईडी को पता चलेगा तो भ्रष्टाचार के इन केसों पर ईडी कार्रवाई करेगी। नहीं, बीजेपी शासित राज्यों में एक्टिव केंद्रीय एजेंसियां नहीं है, इसका आरोप विपक्षी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। वही मैं आपको बता रहा हूं मनोज जी कि छत्तीसगढ़ में तो आम लोगों को पता था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, वसूली हो रही है, घोटाला हो रहा है। और चावल घोटाला भी हुआ। चावल घोटाला विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया कि इतने क्विंटल चावल शॉर्टेज है। अब ये सरकार अपने आप को बचाने के लिए बेचारे जो छोटे दुकानदार हैं उनको अपना कोप का भाजन बना रही है। तो ये सरकार तो छत्तीसगढ़ में केवल और केवल घोटाले ही कर रही है। डीएमएफ का घोटाला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक विधानसभा में खुद के सरकार के खिलाफ डीएमएफ के घोटाले का आरोप लगा रहे। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि घोटाले का आरोप उनके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ही लगा रहे हों। और ऐसे घोटालों की लंबी श्रृंखला चल रही है। आज छत्तीसगढ़ में चाहे वो रेत का घोटाला हो, चावल का घोटाला हो, गौठान में घोटाला हो, घोटालों की सिलसिला चल रहा है छत्तीसगढ़ में। आम गरीबों को लूटने का काम हो रहा है। मनोज जी, आप शराब घोटाले की कल्पना करें, कैसे शराब घोटाला हुआ। डिस्टिलरी से सीधे शराब दुकानों में शराब पहुंचाई गई, वेयर हाउस में नहीं पहुंचा वो शराब। डिस्टिलरी से सीधे शराब दुकानों में नकली होलोग्राम लगाकर, नकली बाटल करके, और नकली शराब था उसमें। नकली शराब लोगों के जान माल को नुकसान पहुंचाया। अनेक मौतें हुई नकली शराब से। लोगों के अगर ऐसा है अरुण जी, हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन जो राजस्व का, क्योंकि इस पर सरकार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सरकार ये कहती है कि जो बीजेपी सरकार में ये पॉलिसी लागू हुई, और अगर आप रेवेन्यू की तुलना करें, अगर वाकई रेवेन्यू की चोरी हुई है तो रेवेन्यू घट जाना चाहिए, जबकि रेवेन्यू लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, सरकार को इससे फायदा है। तो हमने चोरी कहां किया? अगर हम चोरी करते तो राजस्व में घाटा होता, फिर राजस्व बढ़ क्यों रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा, ये समझाएं। आप राजस्व का उन्होंने बताया कि राजस्व कैसे बढ़ा, लेकिन कीमत नहीं बताई राज्य सरकार ने कि उस समय किस कीमत में शराब बिकता था और आज किस कीमत में शराब बिक रही है। आपने शराब की कीमतें बढ़ाई है, शराब की कीमत बढ़ने के कारण रेवेन्यू बढ़ा है। और महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे ही ईडी का छापा पड़ा शराब से जुड़े हुए लोगों पर, दूसरे दिन से शराब की बिक्री बढ़ गई और रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गया। नहीं, दूसरे दिन तो नहीं, वो तो सिलसिलेवार तरीके से कई सालों का वो डाटा दे रहे हैं, कई सालों का डेटा दे रहे हैं कि देखिए इस साल इतना, इस साल इतना, इस साल इतना। ईडी का छापा तो शायद अभी पड़ा है, इस साल 1 साल हुआ होगा। मैंने मनोज जी वही कहा, मैंने मनोज जी
मैंने मनोज जी वही कहा कि उस समय शराब की किस कीमत पर बिकती थी, आज किस कीमत पर बिक रही है। सरकार को यह भी आंकड़े जारी करना जी, था। जी। तो शराब की कीमत अधिक कर दी इन्होंने, इसलिए रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी। लेकिन उन्होंने उस समय कितना प्रूफ लीटर, कितना बल्क लीटर शराब बिकता था, आज कितना बिका है इस रेवेन्यू में, ये भी सरकार आंकड़े जारी करे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे शराब का घोटाला इन्होंने किया है। जी, ईडी ने 2000 पन्नों की चार्जशीट भी पेश कर दी है और देखना होगा कि इसमें क्या निकल कर आता है। अब राजनीतिक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं। उम्मीदवार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत कम विधायक जीत कर आए हैं और बड़ी संख्या कांग्रेस के विधायकों की है, तो स्वाभाविक तौर पर चयन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जितने भी विधायक जीत कर आए हैं, क्या उन सभी सिटिंग विधायकों के टिकट दे दिए जाएंगे या फिर सर्वे में जो जीतने की स्थिति में नहीं है उनके काटे जाएंगे? देखिए, पार्टी के प्रत्याशी चयन करने के बहुत सारे आधार होते हैं। उन आधारों पर एक एक प्रत्याशी पर विचार होगा और विचार करके निर्णय होगा। हम निश्चित रूप से जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार पार्टी देगी और पार्टी के पास मजबूत और जीतने वाले प्रत्याशियों की लंबी श्रृंखला है, मजबूत आधार है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मतदान केंद्र स्तर तक है, लगातार हमारी गतिविधि चल रही है। निश्चित रूप से हम अच्छा, टिकाऊ और मजबूत उम्मीदवार देंगे। आप मजबूत उम्मीदवार देने वाले हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आपने देखा कि आप ही के एक बड़े नेता नंद कुमार साय, जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं, पार्टी की चिंता भी ट्राइबल बेल्ट को लेकर, ट्राइबल लोगों को लेकर भी है, लेकिन वो बड़े नेता चले गए कांग्रेस में, उन्हें पद भी मिल गया। क्या ऐसी कोई तैयारी कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं डामाडोल होते दिखाई दे रहे थे टीएस सिंहदेव को संतुष्ट कर दिया है, अब तो दोनों गले मिल रहे हैं, सामने प्रयास कर रहे हैं और दुर्ग में जो पाटन विधानसभा है उसके बूथों का जिम्मा भी टीएस सिंहदेव संभाल रहे हैं। तो जय बीरू की जोड़ी जो पिछले विधानसभा चुनाव में शुरुआती दौर में दिखाई दी थी, वो फिर से दिखाई दे रही है। तो क्या आपका भी कोई ऐसा संकेत है? क्या ऐसे तमाम लोग कांग्रेस के जो नाराज हैं, चाहे वो विधायक हो, जो मंत्री नहीं बन पाए, क्या बीजेपी उन पर नजर बनाए हुए है? कोई ऐसा संकेत बीजेपी देगी जो संकेत कांग्रेस ने दिया नंद कुमार साय के जरिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में बड़ी संख्या में लोग हैं जो पार्टी में आना चाहते हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में जो आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे, विचार करेंगे उनके नामों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है। आज छत्तीसगढ़ के आम जन इस बात को तय कर रखा है कि ये राज्य की कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के भविष्य को साथ खिलवाड़ कर रही है, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया है। इस सरकार को बदलना जरूरी है छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य के लिए। इसलिए जनता ने मन बना रखा है नवंबर में कमल खिलाने का और निश्चित रूप से नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसलिए बड़ी संख्या में लोग पार्टी में लगातार आ रहे हैं, अलग अलग समाज के पदाधिकारी पार्टी में जुड़ रहे हैं, अलग अलग संगठन के लोग जुड़ रहे हैं लगातार। अभी जब हमारा जनसंपर्क महाअभियान चला तो हर स्थानों पर बड़ी संख्या में नौजवान लोग, महिलाएं, अलग अलग दल के, अलग अलग समाज के लोगों का एक लंबी श्रृंखला पार्टी से जुड़ी है और आने वाले समय में सिलसिला बढ़ेगा। अच्छा, चूंकि हर राजनीतिक पार्टी के सामने एक चुनौती होती है, विधानसभा चुनाव एक चुनौती के तौर पर आप ले भी रहे हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि किसान एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, भूपेश बघेल ने बड़ी ही समझदारी, बड़ी ही होशियारी के साथ इस बार छत्तीसगढ़िया राजनीति का एक तरह से संकेत दिया है। आप भी मानते हैं? इसकी काट आप कैसे करेंगे? देखिए, जहां तक किसानों की बात है, हम पिछले वर्षों के कालखंड को देखें, 2003 से पहले जब राज्य में कांग्रेस सरकार थी तो सर्वाधिक प्रताड़ना किसी की हुई थी तो किसानों की हुई थी।
किसानों की धान खरीदी का एक सुव्यवस्थित व्यवस्था, अच्छी मजबूत व्यवस्था वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और किसान खुशहाल हुआ छत्तीसगढ़ का। और आज छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। एक तरफ जहां वर्मी कंपोस्ट अमानक खरीदने पर मजबूर कर रही है, फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं करा पा रही है, नकली बीज बेचती है, किसानों को पंप का कनेक्शन नहीं दे पा रही है, ऐसे किसानों के साथ लगातार अन्याय और अत्याचार इस सरकार ने किया है। उसी तरह से आने वाले समय में निश्चित रूप से किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और किसानों के धान का 90%, 80%, 90% भुगतान तो केंद्र सरकार करती है समर्थन मूल्य के रूप में। धान को जो चावल बनता है वो चावल एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार खरीदती है और इसलिए किसानों की चिंता करने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि साहब केंद्र जो है धान खरीदने में मदद ही नहीं कर रहा है। झूठ बोल रहे हैं। आखिर वो राज्य सरकार विधानसभा में स्वीकार कर चुकी है कि राज्य सरकार धान खरीदी एक केंद्र सरकार की एजेंसी के रूप में करती है और वो धान एफसीआई में जाता है, एफसीआई चावल लेती है और केंद्र सरकार उसका पैसा देती है। तो ये झूठ बोलकर गुमराह करने का काम करते हैं। आजादी के बाद कभी गांव, गरीब और किसान कांग्रेस की प्राथमिकता में कभी नहीं रहा जी, कभी नहीं रहा जी। बीजेपी ने बहुत कुछ करने के लिए कोशिश की। एक अंतिम सवाल अरुण जी पूछना चाहता हूं, केवल की तो भारतीय जनता पार्टी। एक अंतिम सवाल अरुण जी पूछना चाहता हूं, क्योंकि पुराने नेता और नई नियुक्तियों में, चाहे वो आप हों, सीएलपी लीडर हों या हाल ही में नए लोगों की घोषणा की गई हो, एक द्वंद्व है। पुराने कहते हैं कि साहब सब कुछ हमें जिम्मेदारी हमारे हाथ में होनी चाहिए तब हम आगे बढ़ेंगे। नए लोग कहते हैं कि साहब ये पुराने लोगों की इमेज बहुत खराब है, जब तक इन्हें थोड़ा पीछा नहीं किया जाएगा संकेत नया नहीं जाएगा। वो द्वंद्व खत्म हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक झूठ है। लगातार सब मिलकर पार्टी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार बड़े बड़े कार्यक्रम हमने किए हैं, ऐतिहासिक कार्यक्रम किए हैं, ऐतिहासिक आंदोलन किए हैं। अभी 20 दिन के अंदर 4 बड़ी सभाएं मनोज जी हमने की है। 22 जून को देश के गृह मंत्री जी दुर्ग आए थे, ऐतिहासिक आम सभा हुई। 30 जून को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिलासपुर आए, उनकी ऐतिहासिक आम सभा हुई। दूसरे दिन ही 1 जुलाई को देश के रक्षा मंत्री जी का कांकेर जैसे स्थान पर ऐतिहासिक आम सभा हुई और 7 जुलाई को तो आपने देखा ही कैसा ऐतिहासिक आम सभा, विजय संकल्प महारैली रायपुर में हुई। भीगते बारिश में, इतनी बारिश हुई, बारिश के बाद जो जन सैलाब उमड़ा था प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए, वो ऐतिहासिक था। ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा चल रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने तय कर रखा है नवंबर में कमल खिलाने का, नवंबर की प्रतीक्षा कर रही है छत्तीसगढ़ की जनता। चलिए, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्वाभाविक तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसी के नेतृत्व में चुनाव होता है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। जी, तो बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो कुल मिलाकर आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुद्दे की बात के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।